गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आई होप कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपकी क्लास लाइव हो गई है। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं कि सुमन, अक्षत, जायसवाल, रोहित, कौशल यादव, राजेश, बजरंगी, अनमोल, पाल। तो वॉइस कैसी है, आवाज़ कैसी है? अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं कुछ बच्चों के कमेंट देख रहा था और वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जी क्लास नहीं लेनी होती है तो क्यों नोटिफिकेशन डालते हो, इस तरह की बातें कर रहे थे। और जबकि इवेंट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये क्लास जो है 26 अक्टूबर को रात को 9 बजे स्टार्ट होगी, लिखा था ना टाइमिंग, और आप लोग वो पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो बहुत गलत बात है ये। तो भाई लाइव क्लास जो है ये रात को 9 बजे होगी मेरी फिजिक्स की आपके साथ में, और उसके ऊपर इवेंट के ऊपर लिखा भी था। ठीक है, तो आई होप कि बिल्कुल से बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कल हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे न्यूमेरिकल, और मैंने कहा था कि इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल ही कराऊंगा क्योंकि आप सभी लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल पे। और मैंने कुछ क्वेश्चन बच्चों से कहा था कि अगर आपके जो भी डाउट हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल अंकुर सर फिजिक्स पर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहां से लिए हैं जिन बच्चों ने सुबह 9-10 बजे तक डाल दिए थे, क्योंकि फिर उसकी हमने पीडीएफ भी बनवानी होती है। तो वो क्वेश्चन हम लेंगे क्लास में। तो जो भी डाउट है बच्चों के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तो उनमें से क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। उस परिपथ को पहचानिए जिसमें वैद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित हैं। तो पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 1 और उसके आगे लिखेंगे ABCD, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत ध्यान से देखना। इसमें हम 2-3 कॉन्सेप्ट और समझ जाएंगे। ये तो यहाँ पे डायग्राम के तौर पे आ गया। कई बार पेपर में बहुत ही बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखो, आपने एक चीज देखी होगी, भाई हमारे पास में एक बैटरी लगी है, सेल लगा हुआ है। अगर आप यहाँ देखें कि बेटा ये एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही सीरीज में लगा रखे हैं, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आपको हमने क्लास में क्या पढ़ाया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर जो होता है वो लगा होता है सीरीज में और वोल्ट मीटर लगा होता है पैरेलल में। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब इस पे आ जाओ, ये और भी ज्यादा गलत। यहाँ देखो, ये बेटा मेरे पास में जो वायर है इसके साथ मैंने पैरेलल में लगा दिया एमीटर, जबकि पैरेलल में तो वोल्ट मीटर होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हो गए गलत। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अगर आप इसमें बड़े ध्यान से देखें कि भाई यहाँ पे भी ये जो मेरे पास वायर है इसके साथ में वोल्ट मीटर पैरेलल में, यहाँ पर भी पैरेलल में है। वहाँ पे एक चीज देखो, ये जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे लिखा पॉजिटिव, यहाँ लिखा नेगेटिव। तो इसके बेटा ये वाला हिस्सा देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। ये जो नेगेटिव वाला है, ये अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये नेगेटिव वाले से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ पर भी आ जाओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर भी सही है। लेकिन एक बात को आप बड़े ध्यान समझना कि यहाँ पर वोल्ट मीटर जो है ये पैरेलल में लगा है, एमीटर जो लगा हुआ है वो सीरीज में। लेकिन आप एक बात समझो भाई, जब अगर आप यहाँ से देखो करंट चलेगी तो बेटा यहाँ करंट जा रही है कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, और यहाँ जा रही है करंट नेगेटिव से पॉजिटिव। और हमने क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो करंट होती है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ को जाती है, तो करंट जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये भी गलत हो गया। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि हमें 2 बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि किसी भी सर्किट में जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में होता है, समानांतर क्रम में होता है, और एमीटर को लगाते हैं हम सीरीज में। लेकिन अगर वो एमीटर के ऊपर प्लस माइनस का निशान भी लगा दे तो आप इस बात को ध्यान रखना, भाई पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चली, यहाँ पे करंट चली, कुछ करंट तो यहाँ पहुंच गई, कुछ यहाँ पर पहुंच गई, वापस जुड़ने के बाद फिर इससे जो करंट बन जाएगी वो एमीटर में जब आप चेक करें तो एमीटर में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जानी चाहिए, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव। इसलिए वाला ऑप्शन गलत हुआ। तो 2 सही है, और 2 किस में लिखा है, बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। जितने बच्चों ने बी लिखा है उसका एकदम बिल्कुल ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आप चाहो तो क्लास के बाद में, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स, उसमें आपको मिल जाएगा, दे देंगे हम थोड़ी देर के बाद। अभी पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन करना। ये कह रहा है कि एल लंबाई और आर प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया गया है कि इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। नए तार का प्रतिरोध बताइए। देखते हैं कौन बच्चा करेगा इसे। भाई क्लास में टाइम से आना, 9 बजे का टाइम है। करो ये, देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आएगा। सभी ट्राई करना, सब बच्चों को।
देखो, अब आपको एक चीज बताओ बेटा, इसने कहा कि तार की लंबाई में 25% की वृद्धि की। तो मैंने क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि किसी तार की लंबाई में जितने गुने की वृद्धि करेगा, मान लो कि एक तार की लंबाई दुगुनी कर दी, तो और बेटा किसी तार की लंबाई उसने कर दी है दुगुनी, तो मैंने आपसे कहा था कि लंबाई जितने गुने करेगा आपको उसका स्क्वायर करना है। तो अगर लंबाई की दुगुनी, तो नए तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना। अब यहां पे एक बात बड़े ध्यान समझना कि उसने आपको ये नहीं बताया कि तार की लंबाई दुगुनी कर दी, कि 3 गुनी कर दी, कि 4 गुनी कर दी। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें दे रखा आपको परसेंटेज में, तो 25% की वृद्धि की, तो बेटा 25% का मतलब होता है 1/4। मैथ में आपने पढ़ा होगा कि लंबाई 25% की वृद्धि की, 25 वृद्धि का मतलब हो गया 1/4, यानी कि लंबाई जो है वो 4 से 5 कर दी, यानी कि लंबाई जो कर दी है 5/4 गुना कर दी है। यानी लंबाई कितने गुना की वो डायरेक्ट नहीं दी आपको, उसने कहा कि 25% की वृद्धि की, यानी कि लंबाई करी 4 से 5, यानी कि 5/4 गुना कर दी। तो लंबाई जितने गुना करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 पंजे 25/16, तो अब नया जो तार बनेगा उसका प्रतिरोध 25/16 गुना हो जाएगा। याद रखो, अगर तार के वॉल्यूम में आयतन में कोई फर्क ना पड़ रहा हो और उसकी लंबाई में चेंज कर दे, अगर वॉल्यूम आयतन वही का वही रहे, अगर वॉल्यूम वही का वही रहे और तार की लंबाई जितने गुना करेगा, आपको हमने कहा था कि उसका स्क्वायर करना है। तो कई बार तो बिल्कुल आपको पका पकाया क्वेश्चन मिल जाएगा कि लंबाई की 3 गुना तो नए तार का प्रतिरोध 9 गुना, लेकिन यहां पे उसने क्या किया, उसने कहा कि वृद्धि 25% की, तो आपको इसे गुने में बदलना पड़ेगा। तो 25% यानी कि 1/4, यानी कि लंबाई कर दी 4 में 1 की वृद्धि कर दी 5 की, यानी 5/4 की, इसका स्क्वायर करेंगे 25/16 आ जाएगा। तो जिस बच्चे का आंसर 25/16 आ रहा है उसका एकदम बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमें डाउट सेक्शन में ही ये क्वेश्चन मिला था, किसी बच्चे का डाउट था। ये एक बच्चा कह रहा है कि उस दिन बेटा मैंने मोबाइल हमारा मिल गया था बाद में, उसमें आप कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, करो ये। एक तो भाई सब बच्चे टाइम से आया करो ना, बाद में आके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में, देखो ये भाई बहुत कम होगा ऐसे कि आपको पूरे पूरे न्यूमेरिकल कराए जाएं। न्यूमेरिकल हम शॉर्टकट से कैसे करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए मैं करवा रहा हूं। इस चीज का फायदा उठा लो, एक्स्ट्रा कमेंटबाजी से बचकर क्वेश्चन करो और ये देखो कि आप बाकी बच्चों से पहले कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बाकी बच्चे कैसा आंसर दे रहे हैं, आप कैसा आंसर दे रहे हो, आप अपने आप को देखो कि आप कितने पानी में हैं। अब इसने लिखा है यहाँ पे कि किसी वैद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध जिनका प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा डिसिपेट होगी, 6 होगी, आपको बताना है। देखो एक तार है बाबू, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, बड़े ध्यान समझना, और एक तार जो है मेरे पास में, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो एक का रेजिस्टेंस 2 ओम, एक का रेजिस्टेंस 4 ओम, और इन्हें हमने जोड़ दिया किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखना, अब एक चीज बताओ, आपको पता है कि भाई सीरीज में क्या होता है, अगर चीज सीरीज में जुड़ेगी तो जो भी बैटरी से करंट निकलेगी, मान लो बैटरी से निकली आई करंट, तो वही करंट जाएगी इस पहले वाले तार में, वही दूसरे में, तो सीरीज में तो करंट सेम रहती है। और हमें पता है कि अगर मैं करंट की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे बताना है कि जो 4 ओम का तार है इसमें 5 सेकंड में कितनी हीट डेवलप होगी। तो आपको पता ही है कि करंट की अगर बात करेगा तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। तो आपको देखो, आपसे कह रहा है कि 4 ओम के तार में रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 4 ओम, कितने सेकंड की बात कर रहा है, 5 की, तो 5 चौक 20, ये तो आ गया, यानी कि आपको यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है। तो करंट कैसे निकालेंगे भाई, सीरीज में 4 और 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम का। टोटल वोल्टेज कितनी है, आप कहेंगे सर 6 वोल्ट की है, तो टोटल करंट निकाल लो V/IR से, ये भी 6 और ये भी 6, तो करंट आ जाएगी आपकी 1 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट निकलेगी 1 एम्पियर। वही करंट इसमें भी होगी, वही इसमें भी होगी, यानी 4 ओम के तार में भी तो 1 ही एम्पियर की करंट होगी, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, रेजिस्टेंस है 4 ओम का, टाइम है 5, यानी कि 20 जूल जो है हीट इसके अंदर बनेगी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन। बात समझ रहे हो। अगर वो मेरे से कहता कि इसमें बताओ कि 2 ओम वाले तार में कितनी हीट डेवलप होगी, तो आप क्या कहते हैं सर, रेजिस्टेंस हो गया 2, टाइम दे रखा 5 सेकंड, इसमें भी करंट 1 ही एम्पियर की जाएगी, क्योंकि अगर चीजें सीरीज में जुड़ी हो, सीरीज की खास बात क्या है, क्योंकि जो भी बैटरी से टोटल करंट निकलेगी वही करंट पहले कंपोनेंट में जाएगी, वही दूसरे कंपोनेंट में जाएगी। तो किसी वायर में कितनी हीट डेवलप होगी उसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं I²RT से। ठीक है, अच्छा अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमने हालांकि पहले बच्चों को करा रखा है, लेकिन किसी का डाउट था तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा। लोटस, प्रमोद कुमार, आलोक कुमार, अभिषेक, प्रकाश तिवारी, अनिल, अक्षत, ललिता ठाकुर, ये बच्चे में बिल्कुल बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं, इनके आंसर सही है। अनुप्रिया योगी बोल रहे हैं 30 बोलो, गलत है बेटा 30। मंतोष, ये करो सभी ये,
हर्षित शुक्ला, क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, खाली ABCD मत लिखो। इसने देखो क्या कहा हमारे से, इसे कॉन्सेप्ट को समझना, फिर अगला क्वेश्चन आपको बहुत स्पीड से करना है। अभी हम थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर इसमें स्पीड बनाना सीखेंगे। इसने कहा कि 220 वोल्ट की वैद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यानी कह रहा है कि मेरे पास वो बल्ब हैं जो 10 वाट के हैं। तो कह रहा है कि यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम वैद्युत धारा 5 एम्पियर हो तो इस लाइन के लिए दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम यानी कि समानांतर क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। पहले तो बहुत सारे बच्चों को जो पहली बार पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। वो ये कह रहा है कि अगर आपको 220 वोल्ट की लाइन से अगर 5 एम्पियर की करंट चाहिए, यानी कि अगर मैं 220 वोल्टेज लगाऊं और 5 एम्पियर की करंट चाहिए, तो बताओ कि मुझे कितने तार 10 वाट के कितने तार पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, कितने तार लगाने पड़ेंगे पैरेलल में। तो कितनी वोल्टेज है 220 वोल्ट की लाइन पर 5 एम्पियर की करंट। तो पहले आप एक चीज देखो, वोल्टेज आपको कितनी दी है 220 वोल्ट की दी है। करंट बाबू कितनी बनानी है, आप कहेंगे सर करंट बनानी है हमें 5 एम्पियर की। तो आप क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकाल लो कि 220 वोल्ट पे अगर 5 एम्पियर की करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। आप लगाएंगे V/IR, तो 220 करंट है 5 एम्पियर, R निकालना है। तो सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 ओम। यानी कि मुझे 44 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। अब ये 44 ओम का रेजिस्टेंस बनाना कैसे है, 10 वाट के बल्ब पैरेलल में लगा के। तो 10 वाट का जो बल्ब है इसका आप रेजिस्टेंस निकाल लो। तो किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, अगर उसकी पावर पता हो तो पावर दे रखिए 10 वाट की, और कितने वोल्ट पे यूज करना है 220 वोल्ट पे यूज करना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज की फॉर्म में V²/R। तो मैंने कल भी बताया था कि अगर पावर और वोल्टेज पता हो तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा के आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो R आ जाएगा V²/P के बराबर। V की वैल्यू कितनी है 220, स्क्वायर है तो 220, और P कितना है हमारे पास 10, तो 0 से 0 कट गया, तो 22 की 22 से मल्टीप्लाई होगी तो 22 का स्क्वायर होता है 484, एक 0 ये भी है। अब यहाँ पे देखो सारा गेम समझो, यानी कि एक बल्ब जो है 10 वाट का जो एक बल्ब है इसका रेजिस्टेंस है 4840 ओम। तो ये कह रहा है कि 4840 के कितने बल्ब जोड़ूं कि 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पियर बन जाए। तो 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पियर चाहिए तो रेजिस्टेंस होना चाहिए 44 ओम। तो यानी कि आपको 4840 के तार जोड़कर बनाना है 44 पैरेलल में। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, जैसे आप ये देखो कि भाई इन 4840 ओम के कितने तार जोड़ूं कि 44 ओम बन जाए, इसमें डायरेक्ट क्या करना कि कितने ओम का तार है मेरे पास में 4840 ओम का, बनाना कितना ओम है टोटल 44, उससे भाग कर देना, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे 44 से कम 44 4, 44 से कम 44, यानी कि 110 बल्ब आ जाएंगे 110। तो डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो इसका फिर लंबे वाला तरीका क्या है, मान लो कि N बल्ब जोड़ने पड़ेंगे पैरेलल में, फिर N का रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये वो, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना होगा ऐसे क्वेश्चन में कि भाई 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पियर चाहिए, यानी मुझे 44 बनाना है। 44 बनाना कैसे है 10 वाट के बल्ब से। तो जो 10 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस है वो 4840 आया है, तो 4840 से बनाना है 44। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसे ऊपर लिख देना और जो छोटा दिखेगा उसे लिख देना नीचे, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 110 ओम। क्लास में हमने डिटेल में बताया भी है। अब ये क्वेश्चन हमने क्लास में आपको पढ़ाया था, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये बच्चे ने हमें भेजा है। अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है कि नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। अब हमें आपसे आंसर चाहिए, इसमें क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करो। ये पवन शाक्या, विशाल शिवानी, निलोय मोंडल, प्रथम, माही फैक्ट्स वीडियो करो बेटा। ग्रुप डी में आएगा ये इलेक्ट्रिसिटी। ग्रुप डी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पे अंगद शर्मा MRD कुछ हमें आंसर दे रहे हैं। तो देखो अब हमें स्पीड पकड़नी है। जैसे हमने देखा कि हमें बेटा क्या करना है कि कह रहा है कि एक वैद्युत परिपथ में 220 वोल्ट की वैद्युत आपूर्ति लाइन पर कई वैद्युत बल्बों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। 10 वाट के रूप में अंकित, मतलब कि 10 वाट का बल्ब है, अधिकतम अनुमत धारा 10 एम्पियर है। तो 220 वोल्ट लाइन के दो तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर जोड़े जा सकने वाले लैंपों की संख्या, यानी आप सीधे समझो कि आपको लैंपों की संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है, हमें 220 वोल्ट की लाइन से चाहिए 10 एम्पियर की करंट। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर मुझे 220 वोल्ट की लाइन से अगर मुझे 10 एम्पियर की करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, V/IR से निकाल लो। तो 220 है, I की वैल्यू है 10, तो यानी कि R आ जाएगा बेटा मेरा 22 ओम। यानी कि मुझे 22 ओम रेजिस्टेंस बनाना है। ये 22 ओम बनाना कैसे है, 10 वाट के बल्ब पैरेलल में जोड़ के। तो 10 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लूंगा मैं P = V² R से।
तो आर की वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वायर बाई पी। पिछले वाले क्वेश्चन से हमें पता है कि अगर पावर 10 है, ये वोल्टेज 220 हो, तो रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा, 4840 ओम आया था। तो यानी कि 4840 के कितने बल्ब जोड़ दूं कि 22 ओम बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर दिखेगा 4840 ओम, उसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो 44 से कम 44, 4 44 44 110 बल्ब आ जाएंगे। तो बल्बों की संख्या आ जाएगी 110। तो जितना स्पीड से मैं कर पाया हूं, क्या उतनी स्पीड से आपने क्वेश्चन किया कि नहीं किया। आपने ऐसे क्वेश्चन को देखो पकड़ना है। जैसे पेपर में आए कि कितने बल्ब पैरेलल में जोड़ूं, तो आप समझ जाना है कि जो बल्ब पैरेलल में जोड़ेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन हम पहले ही निकाल लेंगे कि हमें रेजिस्टेंस बनाना कितना है। तो हम क्या करेंगे, 220 वोल्ट की लाइन से 10 एम्पीयर करंट चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस बनाना है 22। अब ये 22 बनाना कैसे है, बल्ब पैरेलल में जोड़कर। और जो बल्ब पैरेलल में जोड़ रहे हैं वो बल्ब दे रखा है कि 10 वाट का है, तो बल्ब का पावर दे रखी है, तो रेजिस्टेंस निकाल लिया, 4840 आ गया। तो बल्ब 4840 ओम से 22 बनाना है, तो 4840 ओम को 22 से भाग करा, 110 आ गया। इज इट क्लियर और नोट, प्लीज लेट मी नो कि ये ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको हमने दो दे दिए हैं, इन दोनों को देख लेना। एक में 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पियर बनानी थी, एक में 220 से बनानी है 10 एम्पियर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 जो है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, एक क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। बस ये अगर मान लो कि ऑप्शन होते तो हम किस पर टिक लगाते हैं, मैं बता देता हूं। एक बच्चे क्वेश्चन है तो बड़ा आसान है, ये शायद लग रहा है मुझे बच्चा ये केवल कैलकुलेशन देकर घबरा गया क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। कह रहा है कि डायमीटर जो है कॉपर वायर का वो 0.5 मिलीमीटर का है। तो बेटा अगर डायमीटर है इतना, तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की आधी होती है 0.5 बाई 2 मिलीमीटर। तो इसे मीटर बनाना पड़ेगा। हम हमेशा न्यूमेरिकल में ऐसा यूनिट यूज करेंगे, तो मीटर मिलीमीटर का मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता दे रखी है आपको कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये आपको बेटा रेजिस्टिविटी दे रखी है तार की। तो कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध बनाने के लिए, तो रेजिस्टेंस कितना बनाना है, 10 ओम का। तो कह रहा है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, लंबाई बताओ कितनी। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, आपको रो भी दे रखा है, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता भी दे रखी है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखी है। आप एल नहीं निकाल सकते। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आपको यहाँ पे एल चाहिए, तो एल क्या आ जाएगा, आर ए बाई रो से। तो बस यहाँ पे आपको इसे सोल्व करना है। तो आर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। एरिया को हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दे रखी है तो पाई की फॉर्म में लिख लो। रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको 1.6 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब ये सारी वैल्यू पुट कर लेना। पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस का स्क्वायर कर देना, तो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे आपका एल निकल के आ जाएगा। तो जो भी आएगा इसे सोल्व करके एल निकाल लेना। एक इसने क्या पूछा है कि यदि इससे दोगुने व्यास का तार ले लें तो प्रतिरोध पर क्या अंतर होगा। भाई अगर आपने व्यास बेटा डबल कर देंगे तो यानी कि रेडियस भी तो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। ए की जगह मैं लिख सकता हूं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने रेडियस का कर दिया डबल, तो रेडियस का बेटा स्क्वायर करेंगे, तो रेडियस डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर होगा 4, तो 4 आगे नीचे, ऊपर क्या होगा 1। तो यानी कि रेजिस्टेंस पहले का 1/4 1/4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/4। और इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, भाई रेडियस फॉर्मूले में कहां लिखी है, रेडियस तो फॉर्मूले में नीचे लिखा है। अगर मैं रेडियस का डबल कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी रेजिस्टेंस पहले का 1/4 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन का था। अब ये मैंने क्यों दिया आपको क्वेश्चन, पेपर में हो सकता है कि इतने अटपटी वैल्यू आपको ना दे, पेपर में ऐसी वैल्यू देगा जो इजीली सोल्व हो जाए। तो अगर कभी पेपर में आपको रेडियस दे रखी हो, रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टेंस का जिक्र कर रखा है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन अगर वो रेडियस का जिक्र करेगा तो ए की जगह हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। तो आपको कुछ वैल्यू दे देगा, एक आध वैल्यू पूछ लेगा जो निकालनी होगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, लेकिन वहां पर वैल्यू आसान थी, यहाँ पे थोड़ी सी अटपटी सी है। इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा समय ज्यादा खराब होगा हमारा, इसलिए हम भी नहीं कर रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। ऑप्शन होते तो हम कर लेते। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और हमने आपको बताया था कि फ्राइडे को हम थोड़े से कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन रखेंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सारे कॉन्सेप्चुअल बढ़िया क्वेश्चन है आज की क्लास में। 2 बल्ब ए और बी एक 3 वोल्ट स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। तो बेटा 2 बल्ब हैं ए और बी 3 वोल्ट के साथ पैरेलल में लगे हैं। यदि बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात 1:3 है,
तो एक निश्चित समय में बल्ब ए और बल्ब बी द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो इन्हें ध्यान समझना। देखो बल्ब ए और बल्ब बी है मेरे पास में, तो जो बल्ब ए है और बल्ब बी, ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है, इन्हें हमने जोड़ दिया 3 वोल्ट के सोर्स के साथ। ठीक, वो कह रहा है कि जो बल्ब ए और बल्ब बी है इनके रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, तो बल्ब ए का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर ए, बी का मान लिया आर बी, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है बाबू 1:3। तो कह रहा है कि एक निश्चित समय में बल्ब ए और बल्ब बी द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताइए। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर ये बेटा दोनों ए और बी जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में हमने पढ़ा है क्लास में कि वोल्टेज सेम रहती है। अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी है तो इस बल्ब के सिरे पर भी वोल्टेज 3 होगी और इस बल्ब के सिरे पर भी वोल्टेज सेम होगी। अगर वोल्टेज सेम हो तो मुझे हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? हीट का फॉर्मूला बेटा हम लगाएंगे H=V²/RT। देखो हमने क्लास में आपको हीट के 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। एक फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हीट का? VIT, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक फॉर्मूला पढ़ाया था I²RT और एक पढ़ाया था फॉर्मूला V²/RT। अब मैंने तीसरा वाला फॉर्मूला क्यों उठाया? क्योंकि मुझे पता है कि पैरेलल में जितनी वोल्टेज इसके सिरे पर होगी उतनी इसके सिरे पर होगी। अगर वोल्टेज सेम है तो फिर हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला ले लेंगे, तो V²/RT हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो, वोल्टेज तो सेम है पैरेलल में और समय भी दोनों में क्या करना है हमें? एक निश्चित समय, नहीं कि दोनों के लिए समय भी सेम है। जितने समय तक बैटरी इसके सिरे पर लगेगी उतने समय तक इसके सिरे पर भी लगेगी। अगर वोल्टेज सेम हो तो बेटा H और R ऊपर नीचे हैं। अगर वोल्टेज सेम होते हैं तो हीट जो होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं हीट का रेशियो निकालूंगा कि पहले बल्ब में ए बल्ब में कितनी हीट और बी में कितनी, तो अगर ये HA ऊपर लिखा है तो ये RA आएगा नीचे, क्योंकि उल्टा रेशियो है। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 है तो RA/RB 1:3 है, तो RB/RA कितना हो जाएगा? 3/1, यानी कि हमारा आंसर आएगा 3:1 का। यानी इसका आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर में, उन्हें ये वाला फॉर्मूला याद रहता है हीट का I²RT। वो क्या सोचते हैं कि H और R तो एक ही लाइन में है, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही हीट का भी रेशियो होगा। बेटा जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही हीट का रेशियो तब होता है अगर ये दोनों बल्ब सीरीज में जुड़े होते, फिर दोनों में करंट सेम होती। अगर करंट सेम होती हम करंट को हटा देते। अगर दोनों बल्ब में करंट सेम हो तो फिर जो रेजिस्टेंस का रेशियो वही हीट का बनेगा। लेकिन अगर दोनों बल्ब पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर वोल्टेज सेम हो तो फिर H और R ऊपर नीचे हैं, तो फिर जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में हीट डेवलप होगी। तो पेपर में देख लेना कि अगर दो बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो अगर इनके रेजिस्टेंस का रेशियो 2:5 है तो हीट भी 2:5 के रेशियो में पैदा होगी। अगर दोनों पैरेलल में है तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है उसके उल्टे रेशियो में हीट आएगी, क्योंकि एक फॉर्मूले में H और R एक ही लाइन में है, एक में H और R ऊपर नीचे हैं। दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम, तो ये वाला, दोनों सीरीज में है तो करंट सेम, तो फिर ये चलेगा। ईमानदारी से बताना, अगर समझ में आ रहा तो Y लिखेंगे, नहीं आ रहा तो N। हमें पता तो चले हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। यहां तक का बताओ एक बार मुझे। और मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं क्लास में कि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है। और ये बात समझ में कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई, देखो न्यूमेरिकल तो आप तभी कर पाओगे। थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, और हम सोचे कि न्यूमेरिकल बन जाएगा, वो तो नहीं बनेगा। अगर हमने जब क्लास में पढ़ाया, अगर आपने सीरियसली ध्यान से पढ़ा है हमारे से, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। VIT फॉर्मूला तब यूज होगा अगर हमें रेजिस्टेंस का जिक्र ना कर रखा हो। वोल्टेज और करंट का जिक्र होगा तब यूज करेंगे, जब रेजिस्टेंस नहीं दे रखा होगा तब इसका यूज करेंगे। क्लास में हमने से क्वेश्चन करा रखा है VIT से भी। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 8। देखने में बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है इंग्लिश और हिंदी की वजह से। अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन 25-30 सेकंड में हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में फोटो बनाना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसके लिए हम आपको पूरे 1 मिनट का समय दे रहे हैं। ये बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर गलत है। 5 का भाई क्यों गलत है? कोई हमारे से कैलकुलेशन मिस्टेक तो मुझे लगता नहीं हुई है भाई। यहाँ पे हमारे पास में 10 एम्पियर की करंट चाहिए, तो V आ जाएगा 220, तो कितना आ गया हमारे पास 22। और ओहो ओहो, ठीक 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 है, 5 में हमने एक छोटी सी गलती कर दी है।
ये बच्चे ने सही पकड़ा। 5 में ये हमने यहाँ पे 44 से भाग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में भाई हमें रेजिस्टेंस बनाना था 22, तो हमें 22 बनाना है यहाँ पे ना 22, तो 22 दूनी 44 4, 22 दूनी 44 0, यानी कि 220। इस बच्चे ने को सही बताया। यहाँ पे हमने 44 से भाग कर दिया, ठीक है, तो 220 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो बाकी बच्चे ये क्वेश्चन जो हम करा रहे थे ये करो। देखो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते दिमाग में फोटो बनाएंगे। कह रहा है कि कंसिडर 2 सर्किट, 2 सर्किट हैं ए और बी, ठीक है जी। एक सर्किट ए अलग है, बी अलग है। एंड इन सर्किट ए, एक सर्किट जो ए है उसमें 12 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ए आर कनेक्टेड, एंड इन सर्किट बी 12 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर बी आर कनेक्टेड। यानी कि 2 सर्किट हैं, यहां भी 12 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, यहां भी 12 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं। कह रहा कि इन ईच सर्किट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच सर्किट इज मिनिमम। अरे वाह भाई, मुझे अच्छी बताओ, अगर किसी सर्किट में मुझे रेजिस्टेंस को मिनिमम बनाना है तो हम रेजिस्टेंस मिनिमम कैसे बना सकते हैं? रेजिस्टेंस मिनिमम बनेगा अगर उन सबको हम पैरेलल में जोड़ दें। यानी पहले सर्किट में भी सारे के सारे पैरेलल में होने चाहिए, दूसरे में भी पैरेलल में ही होने चाहिए। अब देखो मेरे पास में एक सर्किट है ए, एक है बी, तो यहां पे सर्किट ए जो है मेरे पास में, इसमें जो मेरे पास में 12 वायर है, सबका रेजिस्टेंस है आर ए, और मैंने जब इन्हें पैरेलल में जोड़ूंगा तो बेटा पैरेलल में, अगर मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे बनता है, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, तो मैंने कहा था कि किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ना, हर एक तार का रेजिस्टेंस है आर ए, और जितने तार हैं उसे डिवाइड कर देना। तो सर्किट ए में जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा आर ए बाई 12। बात समझ में आ रही है? कल बताया था कि अगर तार आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तार अगर आप समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं और हर तार का रेजिस्टेंस अगर सेम हो, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा कि किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ लो, तो सर्किट ए में हर तार का रेजिस्टेंस आर ए है, पहले का भी आर ए, फिर आर ए, हर एक तार का आर ए है, तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने तार हैं उसे डिवाइड कर देंगे। अब आते हैं सर्किट बी पे। सर्किट बी में क्या है कि हर तार का रेजिस्टेंस है आर बी, तो अगर हर तार का रेजिस्टेंस आर बी है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ लो, जितने तार हैं उसे डिवाइड कर दो। तो सर्किट बी में नेट रेजिस्टेंस बनेगा आर बी बाई 12 और यहां बनेगा आर ए बाई 12। अब इसने आगे क्या कहा कि नाउ व्हेन ए 30 वोल्ट बैटरी विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ईच सर्किट, दोनों सर्किट में 30-30 वोल्ट की बैटरी जोड़नी है, और करंट ड्रॉन की गई है सर्किट ए में और बी में 10 एम्पियर और 18 एम्पियर, तो आर ए आर बी का मान बताओ। देखो जो मेरे पास में सर्किट ए है, इसमें करंट कितनी ली, 10 वोल्ट की बैटरी से 10 एम्पियर की, सॉरी 30 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 10 एम्पियर की करंट मिली। यहां पे करंट मिली मुझे कितनी, 18 एम्पियर की। कितने वोल्ट की बैटरी लगाने पर, 30 वोल्ट की बैटरी लगाने पर। तो आर ए और आर बी का मान पूछ रहा है। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, आपके पास 30 वोल्ट की बैटरी लगाने पर 10 एम्पियर करंट मिली, रेजिस्टेंस आपके पास में है, V इक्वल टू आई आर लगा दो। तो V की वैल्यू कितनी है 30, करंट है 10, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे आर ए बाई 12, 0 से 0 कट गया, तो आर ए की वैल्यू आ गई 36 के बराबर, 36 ओम। अब यहां आ जाओ, V इक्वल टू आई आर यहां पर भी लगा दो। तो V की वैल्यू कितनी है 30, आई की 18, आर ए की, इस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आर बी बाई 12, तो इससे भाग कर लो, 6 12 6 18, 6 5 30, 3 चौक 12, 5 चौक 20, तो आर बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20 ओम, यानी कि 36 ओम कोमा 20 ओम वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो 36 कोमा 20 वाला है हमारा बी ऑप्शन। देख रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा है, अगर आपने हर बात बहुत ध्यान से हमारी समझी है। हमने क्लास में कम से कम आपको 50 बार ये बोला होगा कि अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस बनेगा। जब हर तार के रेजिस्टेंस सेम हो, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने तार हैं उसे डिवाइड कर दो। तो हमने पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में फोटो बन रहा है क्वेश्चन में कि भाई दो परिपथ ए और बी है, परिपथ ए में आर ए प्रतिरोध वाले 12 तार हैं, बी में भी आर बी प्रतिरोध वाले 12 तार ही हैं, पर वो प्रतिरोध जोड़ने ऐसे हैं कि न्यूनतम प्रतिरोध बने, तो जो नेट रेजिस्टेंस बने न्यूनतम, तो न्यूनतम रेजिस्टेंस बनता है पैरेलल में। यानी जब हम यहाँ पे 12 जोड़ेंगे पैरेलल में तो टोटल क्या बनेगा आर ए बाई 12, वहां पे क्या बनेगा आर बी बाई 12। फिर यहाँ 30-30 वोल्ट की दोनों जगह बैटरी लगानी है, 30 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगानी है, 30 की यहाँ करंट मिली 10 एम्पियर की, यहाँ मिली 18 की, यहाँ बना था आर ए बाई 12, यहाँ बना था आर बी बाई 12, ओम का नियम लगाया, आंसर आ गया। अरे क्वेश्चन देखे घबरा तो नहीं गए थे? एक आध धुरंधर तो ऐसा होगा वो देखे भाई साहब क्वेश्चन इतना बड़ा, इसे पहले तो छोड़ा जाए। अच्छा अगर क्वेश्चन ना नया हो और इतना बड़ा हो तो कई बार समझदारी पेपर में यह भी है कि ऐसे क्वेश्चन को आप बाद के लिए छोड़ दें। कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने में आप बहुत ज्यादा समय लगा दें। हाँ जैसे आपने क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे और आपको लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखा है, तो आप पेपर में भी आप
40 की जगह हो सकता है कि 50-55 सेकंड में कर लें, विद इन 1 मिनट कर लेंगे, लेकिन ये टाइप की होनी चाहिए हमारे, और हमें हर चीज क्लियर भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस अरे क्या लिख रहा है कंसिडर टू से ए बी 12 अरे छोड़ो अगले पाओ, ये होता है एग्जाम में। ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये वाला करेंगे, ये वाला समझो लिख लो आएगा। रेलवे ग्रुप डी में भी इससे क्वेश्चन आया भाई पिछली बार, ऐसे हमने क्लास में आपको कई क्वेश्चन कराए हैं, तो लिखेंगे 100% आएगा। अब वही वाली बात है कि किसने ज़्यादा फास्ट रखे हैं, किसके सेट में आ जाए, किसने भगवान का ज़्यादा नाम लिया है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे, आपके पास में हमने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। 2 प्रतिरोध, एक 12 ओम और दूसरा 24 ओम का समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। 12 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी है? आप इसमें थोड़ा सा टाइम लें, सबके हाथ में पेन रफ कॉपी होनी चाहिए, करेंगे क्वेश्चन। तब तक हम कुछ कमेंट देख लेते हैं, कुछ काम का कमेंट है क्या? बड़ा ही है पर आंसर छोटा, हाँ मुखर्जी भी पढ़ा हूं। अच्छा, डेल लैपटॉप कह रहे हैं बेटा सीरियस नहीं पढ़े तुम, 4 साल के बाद जग रहे हो। अच्छा, आजकल पता क्या है, बच्चा जब नया नया आता है ना, तो उससे क्या होता है कि टीचर चाहिए होता है चुटकुले, उसे चाहिए होता है डायलॉग बाजी, उसे चाहिए होता है कि जो उसका मास्टर है, जो टीचर है, उसे शेरो शायरी सुनाए, उसे बड़ा मजा आता है। जो टीचर सीरियसली पढ़ाता है उसे उसमें आता नहीं मजा, उसे मजा चाहिए होता है शुरू के 1-2 साल। लेकिन जब उसके साथ का बंदा हो जाता है सेलेक्ट, वो इंस्पेक्टर बन के आ रहा होता है या सरकारी नौकर बन जाता है, अब वो जगता है। फिर जब 2-3 साल के बाद जगता है, वो पैनिक होने लगता है। तो भैया जो अकल हमें 3 साल के बाद आने वाली है, उसे अगर हम आज ही ले आए तो उससे बढ़िया तो और क्या ही हो सकता है। अब देखो हमारे पास में, बड़े ध्यान समझना, एक 12 ओम का है और एक 24 ओम का है पैरेलल में। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा तो इसे थोड़ा सा आराम से समझेंगे, और अभी मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको और दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, एक 12 ओम, एक 24 ओम, ये पैरेलल हैं, इनके साथ में एक जुड़ा हुआ है, कितने ओम का? 22 ओम का तार जुड़ा हुआ है सीरीज में, और साथ में जुड़ी हुई है एक 12 वोल्ट की बैटरी। ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ये। तो हमारे से देखो क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि 12 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी। भाई यहाँ पे एक चीज समझो कि बेटा जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, नेगेटिव करंट चलती है पॉजिटिव से, ये करंट चल रही है। अब ये दोनों तार तो पैरेलल में है, तो कुछ करंट चली जाएगी इसमें, मैं इसे I1 लिख रहा हूँ, कुछ चली जाएगी इसमें I2 लिख रहा हूँ, फिर बाद में I1 I2 जुड़ के फिर से क्या बन जाएगी? I ही बन जाएगी, है ना। तो जितनी करंट गई थी उतनी आ गई। अब मुझे पता करना है कि 12 ओम से कितनी जाएगी। तो अगर पेपर में कभी ऐसा आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करो, आपके पास में टोटल वोल्टेज तो है ही 12 वोल्ट, अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो कि भाई 12-24 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, वो फिर 22 के साथ है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकल जाएगा। टोटल वोल्टेज आपके पास में है, तो सबसे पहले आप टोटल करंट निकालो, फिर हम बाद में देखेंगे उस टोटल करंट में से 12 ओम में कितनी जाएगी, 24 में कितनी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले काम होगा हमारा टोटल करंट निकालने का। तो टोटल करंट के लिए पहले हमें सर्किट सोल्व करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आप सबको पता है कि 12 और 24 है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? अगर 2 तार पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगा दो, या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से करेंगे तो भी यही बन के आएगा फाइनली। तो एक 12 का है, एक 24 का है, 12 एक है 24, और 12-24 कितना हो गया? 36, 12-24 36, तो 3-8 24, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास में? 8 ओम। अभी बेटा इन दोनों का तो आया 8, 12-24 को सोल्व करके आया 8, और 8 के साथ 22 वाला है सीरीज में, तो 8 और 22 कितना हो गया भाई? एक मेरे पास में 8 का और एक मेरे पास में कितने का है? 22 का। तो जो नेट रेजिस्टेंस बना वो मेरे पास बन गया 30 ओम। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस बन गया 30 ओम का, टोटल वोल्टेज है 12, तो टोटल करंट निकाल लेंगे V = IR से। तो V की वैल्यू कितनी है? 12, करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? 30, तो करंट आ जाएगी 12/30, 3 × 3 0, 3 चौक 12, तो टोटल करंट आ गई 0.4 एम्पियर। तो बेटा मेरे पास में टोटल करंट आ गई 0.4 एम्पियर की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 0.4 पर टिक लगा के आ जाओ। अब देखो ये 0.4 एम्पियर करंट चल रही है, जैसे करंट यहाँ पहुंचेगी, इस 0.4 में से कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। अब थोड़ा सा आपको ऑप्शन का यूज करना है। भाई एक चीज समझो, अगर जैसे करंट 0.4 की यहाँ जाएगी तो बेटा एक तार का रेजिस्टेंस है 12, एक का 24, तो हमने कहा था पैरेलल में होता क्या है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जहां पे कम रुकावटें होंगी, वहां करंट ज्यादा जाएगी। यानी इस 0.4 में से ज्यादातर करंट जो है वो 12
ओम से पास कर जाएगी, तो इससे करंट ज्यादा पास करेगी 12 से। यानी अगर ये दोनों बराबर होते तो 0.2 इसमें जाती भाई, आधी इसमें जाती, 0.2 इसमें जाती। लेकिन अभी क्या है कि जो 12 ओम वाला है इसमें 0.2 से जानी है ज्यादा, तो 0.2 से तो ज्यादा जाएगी, यानी कि ये वाला आंसर तो नहीं बनेगा भाई। 0.4 में से 0.2 यहाँ, 0.2 यहाँ तब होता अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते तो करंट बराबर बराबर बट जाती। अब कितनी बटेगी? अब इन दोनों में से कोई सा एक आंसर है। अब यहाँ पे एक बात समझना कि भाई पैरेलल में क्या होता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा जाती है, यानी कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में करंट जाएगी। तो रेजिस्टेंस है 12 और 24, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2, तो करंट का रेशियो इसका उल्टा होगा, यानी कि 2:1 में करंट बटेगी। यानी इसमें जो करंट जाएगी वो 2, इसमें जाएगी 1। टोटल करंट कितनी है बाबू मेरे पास में? 0.4 एम्पियर की। तो इसमें करंट कितनी जा रही है? 2, तो 2 हिस्सा जा रहा है कितने में से? 2 और 1 3 में से। तो सोल्व करेंगे इसे हम, तो 4 दूनी 8, 8/30 आंसर आ जाएगा हमारा। तो 8/30 एम्पियर। तो जिस बच्चे ने इसका आंसर ए लिखा है उसका सही है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? ये पेपर में आएगा, इसे दोबारा समझ लो। सर एक पर्सन है अवतल दर्पण क्लास ले रहा था, अवतल दर्पण में अगर इमेज बन रही है सीधी तो जो वस्तु रखी है वो फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी होगी। ये बात बिल्कुल सही है। अभी जब मिरर कराएंगे बता देंगे। ये भाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को? देखो पेपर में क्या करना है आपको ये समझना है कि ये 12, 24 और ये है 22 ओम। तो पहले सर्किट को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो 12, 24 पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस निकाला, इसके साथ 22 है सीरीज में, टोटल बन गया 30, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज 12 मेरे पास में है ही, टोटल करंट आ गई। तो सबसे पहला काम है टोटल करंट निकालने का। अब उसमें से इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में करंट बढ़ती है। करंट हमेशा उस तार में ज्यादा जाएगी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 24 वाले में कितनी जाएगी, तो 24 वाले में कितनी जाएगी भाई? टोटल करंट कितनी है? 0.4 एम्पियर की। तो दूसरे वाले में कितनी जानी है? एक हिस्सा जाना है, कितने में से? 2 और 1 3 में से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 4/30 हो जाएगा। तो 4/30 जाएगी इसमें, यानी कि I2 की जो वैल्यू है वो 4/30 आ जाएगी, और I1 की कितनी आई थी? 8/30 आ जाएगी। आ रही बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन करना, तब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखो ये मेरे पास में एक तार है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। यहां पे हमने एक बैटरी लगाई 60 वोल्ट की, 60 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है, यहां से चल रही है करंट। आपको बताना है कि इस आई में से कुछ करंट जाएगी यहाँ 20 ओम में, कुछ जाएगी यहाँ 30 में। तो आपको I1 और I2 दोनों की वैल्यू बतानी है कि 20 ओम से कितनी करंट जाएगी और 30 से कितनी करंट जाएगी। सोल्व करो। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया यानी पिछले वाला कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम में क्या था तो लिखा ना 12 ओम प्रतिरोध में धारा क्या, तो बता दीजिए 12 ओम में कितनी है? 12 ओम में 8/30, तो 12 ओम में 8/30 है ना। और 24 वाले में कितनी जाएगी भाई? देखो ये 12 ये 24 है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो हो गया 1:2, तो करंट होगी 2:1 में। यानी कि जो 12 ओम वाला इसमें करंट होगा 2 हिस्सा, और 24 वाले में करंट होगी 1 हिस्सा। तो 12 ओम वाले में 8/30 जाएगी और 24 वाले में जाएगी 4/30। तो हमारे से तो 12 ओम में पूछा तो 8/30, तभी तो आंसर बताया हमने। इसका आंसर दो। बाकी I1 I2 दोनों चीजें बतानी है। देखो जिस बच्चे ने हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लिए वो समझ जाना कि पेपर में आपको उस लेवल का उससे कम ही मिलेगा। अगर आप देख कर घबराने लगे तो समझ जाना फिर सिलेक्शन नहीं होगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन टफ लग रहे हो फिर सिलेक्शन उसका नहीं होगा। तो क्लास में जितने मैं क्वेश्चन करा दूं इन्हें कर लेना। न्यूमेरिकल में ज्यादा इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं है, इन्हें कर लोगे तो बाकी के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये बेटा 20 और 30 तो पैरेलल में है, तो 20 ओम एंड 30 ओम, 20 और 30 है पैरेलल में, आर इन पैरेलल, ये समानांतर क्रम में है पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। तो R1 की वैल्यू है 20, R2 की है 30, R1 प्लस R2 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50। जीरो से गया जीरो, 5 छंग 30, तो आ गया 12 ओम। अब ये 12 और 8 किस में है? सीरीज में। इनकी जगह तो 12 आ गया और एक साथ में 8 भी है, तो 12 ओम और 8 ओम। तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा हमारे पास में? 30 ओम बनेगा। 30
तो टोटल वोल्टेज कितनी है 60, तो 20 × IR से टोटल करंट निकाल लो। तो टोटल वोल्टेज है 60, करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना निकल के आया 30, सॉरी 20 निकल के आया, 12 और 8 20, ये निकल के आया हमारा 20 ओम। ठीक है 20, तो 20 चले 20 से 60, तो करंट आ गया हमारे पास में 3 एम्पियर। अब इस 3 एम्पियर में से यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, तो बेटा पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो में करंट जाती है। तो रेजिस्टेंस कितना है 20 और 30 का है, तो यानी कि रेजिस्टेंस का रेशो हो गया 2:3 का, तो करंट का रेशो होगा 3:2, तो करंट का रेशो रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। अब इस 3 एम्पियर करंट को आपको 3:2 में बांटना है, तो I1 की वैल्यू निकाल लो पहले। टोटल करंट है 3 एम्पियर, पहले वाले का हिस्सा कितना है 3, कितने में से 5 में से, तो 3 × 9/5 एम्पियर हो गया ये, तो कितना गया 5 × 5 5 8 40, 1.8 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी है 3, I1 में कितना है 1.8, तो I2 की वैल्यू कितनी बच जाएगी फिर 1.2 एम्पियर बच जाएगी। तो I1 I2 आ गया 1.8 एंड 1.2। कितने बच्चों का आंसर आया ये मुझे चेक करने दो। अब इन बच्चों को हम भविष्यवाणी कर देते हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है पेपर में। अरे तो बहुत सारे बच्चे हैं भैया, तो इसमें हाँ बेटा पहले वाले I1 दीपक कुमार आपने उल्टा लिख दिया, पहले लिखेंगे 1.8 फिर आएगा 1.2। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में जो आंसर आ रहे हैं इनके सही यह है अमित प्रसाद का सही आंसर आया, जो उसने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। मनोहर यादव जी, सोनम सिंह, मंतोष ने आगे पीछे कर दिया है, कन्हैया कुमार ने भी आगे पीछे कर दिया है। करंट का उल्टे रेशो में रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो में सॉरी करंट होती है। पवन कुमार, मनोहर, गोल्डन, हिमांशु, ऑफिशियल आर्मी, नीतीश, कुछ अलग अलग बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। आपको बेटा एक बात को ध्यान रखना है, पेपर में जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो होगा करंट उसके उल्टे रेशियो में जाती है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो वोल्टेज उसी रेशियो में बढ़ती है। भाई सीरीज में क्या होता है वोल्टेज अलग अलग होती है ना, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो वही वोल्टेज का रेशियो, लेकिन रेजिस्टेंस और करंट का रेशियो उल्टा चलता है। जिस तार का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगी, यानी 1.8 जाएगी इससे 20 वाले से, 1.2 जाएगी 30 वाले से। ठीक है, ये वाला करना। ये पता नहीं एक बच्चे ने क्यों क्वेश्चन भेजा है, तो आसान क्वेश्चन था ये करो। सोनू सरगम कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है। अच्छा आपने दिया था आंसर, बहुत बढ़िया। GS14 में आपको क्लास, GS14 में क्लास होता भाई मेरा वेडनेसडे और थर्सडे को हुई थी क्लास, होती है उसमें बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन होती है। तब कौन सा देंगे, फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई। जो कन के मिरर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है फिर सोल्व करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन से नहीं होगा। देखो कह रहा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए और बी के बीच में पूछ रहा है, क्योंकि 2 ही पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे ए और बी, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ से बेटा करंट चले तो इस वाले तार में करंट अलग जाएगी, इसमें अलग, इसमें अलग, यानी तीनों पैरेलल में है। अगर ये तीनों पैरेलल में है और तीनों ही 3-3 ओम के हैं, तो पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, किसी एक का रेजिस्टेंस पकड़ लो, 1 2 3 जितने तार हैं उससे भाग कर दो, तो इनका आ गया 1 ओम। ठीक है, ऐसे यहाँ दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो पैरेलल में क्या होता है, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने तार हैं उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 1 ओम। यानी 1 ओम इसका, 1 ओम इसका, 1 ओम इसका, तीनों सीरीज में है 1 1 1, यानी टोटल बन गया 3 ओम। 3 ओम रेजिस्टेंस बन जाएगा भाई। 1 ओम तो यही है, ये तीनों पैरेलल में इन्हें सोल्व करोगे तो 1 ओम आएगा, ये 2 ओम के पैरेलल में इनका भी 1 आएगा। शॉर्टकट कैसे करेंगे, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो पैरेलल में, तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने तार हैं उससे डिवाइड कर दो। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उससे डिवाइड कर दो, 1 1 और 1, ये तीनों सीरीज में, तो 3 ओम बन गया। ये करो भाई, ये वाला गलत मत करना, कल ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया था। करा देंगे भाई, नीलोय मंडल करा देंगे। हाँ, टेक्नीशियन में 54 दिन बचे हैं। न्यूमेरिकल देखो, थ्योरी वोरी तो देखो बच्चे पढ़ लेते हैं, समस्या आती है न्यूमेरिकल में, लेकिन दिक्कत क्या, जब यहाँ पे न्यूमेरिकल कराने लगते हैं ना यूट्यूब पर, तो बच्चा घबरा जाता है न्यूमेरिकल देखकर। उसे सिलेक्शन भी चाहिए, सरकारी नौकरी भी चाहिए, और न्यूमेरिकल देखकर घबरा भी रहा। भाई एक चीज बताओ, जब टेक्नीशियन में 40 नंबर की साइंस आएगी, तो फिजिक्स क्या न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, वो पूछता है। वो एलपी में क्या न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, क्या रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछता है, कहाँ बचोगे। हाँ, एनटीपीसी में बच जाओगे, अगर खाली एनटीपीसी टारगेट है, वहाँ न्यूमेरिकल नहीं पूछता है वो। आपको देना है आरपीएफ का पेपर, वहां बच सकते हो,
लेकिन एएलपी में, टेक्नीशियन वगैरह में, जेई वगैरह में इनके लिए करने पड़ेंगे। आज नहीं करोगे तो कल करोगे, है ना। इसने लिखा है कि दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है, यानी कि दोनों का मटेरियल सेम है, उनकी लंबाई भी समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अलग अलग, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना है। तो बेटा तार ए का जो रेजिस्टेंस है तार बी के रेजिस्टेंस का है 16 गुना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तो तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि जो तार ए है और तार बी, इनका जो एरिया का अनुपात क्या होगा, एरिया का, तार ए का एरिया और बी के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, देखो भाई आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। दोनों तार सेम मटेरियल के हैं, अगर दोनों सेम मटेरियल के हैं तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, इनकी लंबाई भी सेम है तो लंबाई भी सेम, इसे भी हटा दो, यानी केवल आर और ए बचा, यानी ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा एरिया का रेशियो उसके उल्टा होगा। तो रेजिस्टेंस और एरिया ऊपर नीचे लिखा, रेजिस्टेंस का जो भी रेशियो होगा एरिया का उसका उल्टा बनेगा, तो सीधा ही निकाल लो भाई, आर ए अपॉन आर बी, यहां से क्या आएगा, रेजिस्टेंस का जो रेशियो आएगा तार ए और तार बी के रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा 16:1, तो उसका क्या आ जाएगा 1:16, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। जिन्होंने सी लिखा है 1:16 उनका सही है, बाकी गलत है। भाई एक चीज देखो ना, अगर तार की लंबाई भी सेम हो, दोनों तार का मटेरियल भी सेम हो, तो मटेरियल रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता मटेरियल पर डिपेंड करती है, दोनों की सेम है हटा दिया, दोनों की लंबाई सेम है हटा दिया, तो रेजिस्टेंस और एरिया ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो होगा तो एरिया का रेशियो उसका उल्टा होगा। तो तार ए का जो रेजिस्टेंस है, ए का जो रेजिस्टेंस है वो तार बी के रेजिस्टेंस का 16 गुना है, यानी आर ए अपॉन आर बी निकालूंगा तो 16:1 आएगा, तो उसका उल्टा रेशियो कितना बन जाएगा 1:16 बन जाएगा। अभी मैंने नजर मारी, कुछ बच्चों को गलत था इसका आंसर, मामला नहीं बन रहा है। आंसर ये नहीं कि कल जैसे कल क्वेश्चन कराए, कल तुम बड़े जोश में थे एकदम, हल्के हल्के क्वेश्चन करा, वी इज इक्वल टू आई आर, बड़ा मजा आता है आपको करने में। और ज्यादातर मास्टरों के साथ यही है कि वो क्या करते हैं बच्चों को खुश करने के लिए, वो क्या करते हैं 2-2 3-3 लाइन के न्यूमेरिकल कराते रहते हैं, बच्चों को लगता है कि मैं तो न्यूमेरिकल में एकदम से खतरनाक हो चुका हूं, कल को मास्टर जी को मैं ही पढ़ा दूंगा। कहीं पता चला कई बार मास्टर जी ने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, बच्चे ने सही कर दिया, उसे लगता है कि अब तो मैं परम ज्ञानी हो चुका हूं। भाई पेपर में ये 1-2 लाइन वाले ना जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी करके आते हैं, उससे कंपटीशन में आप अलग नहीं होते हो, कंपटीशन में अलग अलग तरीके से होते हो। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद कंपटीशन क्रैक करके जॉब ली हुई है, इसलिए बता रहा हूं कि कंपटीशन में 100 में से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चा करता है और बच्चा उन्हीं में खोया रहता है। आप अलग होते हो, अगले जो 30 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट लेवल के होते हैं जिसमें थोड़ा भीड़ छटने लगती है, और लास्ट के 20 ऐसे होते हैं जो बढ़िया से कर लेता है, वो रैंक में आगे चला जाता है। तो ये नहीं करना कि वी इज इक्वल टू आई आर पे सुबह शाम क्वेश्चन कर रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं उसी में ही, ये करना। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको क्लास में करा रखा है साइंस स्पेशल बैच में, और ऐसा हमने पहले यूट्यूब पर भी कराया है, कैरेविल के ही कैरेविल 1 यूट्यूब चैनल पर, लेकिन फिर भी हमारे पास डाउट के रूप में आया, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस बार 10th के एग्जाम में भी आया था ये ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में, तो इस बार रेलवे वाले पूछ सकते हैं किसी पेपर में, क्योंकि 10th के बोर्ड के एग्जाम में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आया है। देखो ये यहाँ पे एक चीज देखो, जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको मिले, इसे देखो करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको। आप यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, ये लिखा है ए, ये लिखा है यहाँ पे हमारे सामने सी, और ए और सी के बीच में प्लेन तार जुड़ा, प्लेन, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यानी आप ये मान सकते हो पॉइंट ए और पॉइंट सी को आप एक ही चीज मान सकते हो, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट सी बिल्कुल एक जैसा बिहेव करेंगे। अब यहाँ देखो पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है, इनके बीच में भी एक प्लेन वायर है, यानी जो पॉइंट बी है उसे आप पॉइंट डी भी मान सकते हैं। बस हमारा काम हो गया, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब सीधे देखो क्या होगा, ये ए और बी के बीच में कितने ओम का तार है, 2 ओम का, तो ए ये लिखा, बी ये लिखा, तो ए और बी के बीच में 2 ओम का तार हो गया साहब, मजा आ गया। अब ये बी और सी के बीच में कितना है, 9 ओम का, तो बी कहां लिखा है, ये रहा, सी लिखा है यहाँ पे, तो बी और सी के बीच में एक 9 ओम का तार भी है। अच्छा, ये सी और डी के बीच में क्या है, 7 ओम का है, तो सी ये रहा और डी ये रहा, तो आ गया 7 ओम। हालांकि आपको इतना करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, अगर आपके यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपके लेवल पर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। सीधे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे अपने यहाँ, तो जो भी आपको तार दिखेंगे ना, कुछ प्लेन वायर दिखे और ऐसा तार दिखे, तो सीधे मान लेना कि सारे तार पैरेलल में ही होंगे, तो सीधे आप क्या करना, 2, 9, 7 तीनों को पैरेलल में चिपका देना। आपको
टाइम बचाना हो तो इतना करने की जरूरत नहीं है कि ये ए और सी के बीच में प्लेन वायर है तो ए और सी एक ही जैसे है, ये बी और डी के बीच में प्लेन है तो ऐसा। सीधे पेपर में क्या करो, 2 7 9 को सीधे पैरेलल मान लो, सोल्व कर लो। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम तो है नहीं कि आप ऐसा कर देंगे कि एक तार का रेजिस्टेंस लो, जितने तारों से डिवाइड कर दो, यहाँ तो हर तार का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब सोल्व करना पड़ेगा। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें सीधे आप तीनों को पैरेलल में चिपका देना एग्जाम में। मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल पे ज्यादा कंफ्यूज करेगा वो। तो 1/9 1/2 प्लस 1/7 इनका एलसीएम लेंगे 9 से 63 63 दोनों 126, तो 9 एकम 9 9 एकम 9 9 चौक 36 2 छिंग 12 63 7 एकम 7 7 8 56, तो 63 और 18 कितने हो गए 73 83 यानी 81 81 और 14 हो गए 95, तो 95/126 आ गया। एक आध धुरंधर ऐसा होगा जिसने आंसर 95/126 बता दिया होगा। बेटा 95/126 जो है ना ये 1/R की वैल्यू है, तो इसे पलटेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इधर पलटेंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा, तो 126/95 जिस बच्चे का आंसर है उसका ठीक है। 126/95 126/95 आंसर चाहिए हमें। जिसने 95/126 लिखा उसका गलत। अब देखो इसे लिख लेंगे ना, अपनी कॉपी में क्वेश्चन बना के लिख लेना कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, चुपचाप बिना बुद्धि लगाए सीधे सीधे इन तीनों को पैरेलल में मान लेना कि 9 2 7 पैरेलल में है, या जो भी लिखे होंगे सीधा फॉर्मूला लगा देना। इसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है कि ये तीनों हमेशा पैरेलल में ही क्यों दिखते हैं जनरली ऐसे पिक्चर में, क्योंकि वो यही वाला कॉन्सेप्ट बना रहा होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि वो ऐसा रखेगा ही नहीं कि अलग अलग कुछ और बने, फिर अलग तरीके से करने पड़ेंगे। फिर उसके लिए कई बार आपको व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, वो पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, अगले बातें ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 13 आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का मिस्टेक हमने अभी बता दिया था, कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक कर दिया था हमने। वो बजरंगी बहुत देर बाद दिखाया तुम्हारा कमेंट हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टेक हो गया था, ठीक हो गया भाई। वो हमारा क्लास वीकली कितने दिन होगा, हमारा क्लास होगा अभी इस बार तो फ्राइडे सैटरडे को लिए मैंने क्लास, अगली बार से हम क्लास थोड़ी सी आपकी बढ़ा देंगे, क्योंकि इस बार समस्या ये है कि छुट्टियां पड़ रही हैं दिवाली की और मुझे भी घर जाना है, तो दिवाली से आने के बाद हो सकता है कि हम वीक में आपकी 4 दिन भी क्लास लें। ठीक है, और थोड़ा ड्यूरेशन भी बढ़ा देंगे। ये क्वेश्चन करो, लेकिन वो सारी चीजें तब होंगी जब आप मुझे क्लास में एक्टिव दिखोगे, आंसर देते हो दिखने चाहिए मुझे बच्चे। यदि किसी टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के स्थान पर 4 वोल्ट एसी जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पादित ऊष्मा, देखो अब यहाँ पे देखना बेटा, हीट जो है, हीट के हमने 4 फॉर्मूले बताए थे। VIT, एक है हमारे पास में I² RT, एक है V² RT। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, तो आप कहेंगे सर एक तो वोल्टेज की बात कर रहा है कि 220 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट का पे आपने टोस्टर को जोड़ दिया, तो यानी कि वोल्टेज की बात कर रहा है। अच्छा, वही टोस्टर आप 220 वोल्ट की बैटरी पे लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं मान लो कि 400 वोल्ट पे लगा रहे हैं, वही टोस्टर 220 पे, वही 440 पे, तो टोस्टर का रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, यानी कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज की बात कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो अब हमने क्या देखा कि भाई वही टोस्टर जो है 220 की जगह 440 पे लगाएंगे तो रेजिस्टेंस तो उसका बदलेगा नहीं, तो यानी कि जो हीट है वो V² के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप 220 की जगह 440 का यूज करेंगे यानी कि वोल्टेज कर देंगे डबल, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि हीट जो है वो पहले से 4 गुना पैदा होगी, 4 टाइम्स। तो आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, 4 गुना। ये दुगुना कौन लिख रहा है भाई, बी को लिख रहे हो उसका आंसर 220। भाई ये कह रहा है कि एक टोस्टर इज कनेक्टेड 40 वोल्ट AC इंस्टेड ऑफ 220 वोल्ट AC, देन हीट प्रोड्यूस पर सेकंड विल बी ऑफ द इनिशियल अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट का कितना हो जाएगा, तो हीट क्या है V² RT। भाई टोस्टर तो सेम ही है तो रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, सेम टाइम के लिए हमने क्या किया 220 की जगह 440 पे लगाया, तो हीट जो है वो V² के प्रोपोर्शनल है। तो 220 का 440 दुगुना है, दुगुने का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना आंसर आएगा, 4 टाइम्स। ये करो, ये क्वेश्चन ही भाई इंपॉर्टेंट है। 2 बल्ब ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया गया है। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 बल्ब हैं, एक पर रेटेड है 100 वाट का बल्ब, एक 25 वाट का बल्ब है, रेस्पेक्टिवली एट गिवन वोल्टेज। तो एक
मान लो कोई गिवन वोल्टेज 220 वोल्ट मान लो कि 220 वोल्ट पे एक बल्ब 100 वाट का है, एक 25 वाट का है, तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ। तो भाई मुझे एक चीज बताना कि आपको दो बल्ब है, उनकी पावर दे रखी है 100 वाट और 25 वाट, और वोल्टेज कह रहा है कि सेम है। अगर वोल्टेज सेम हो तो पावर का फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे हम, V²/R। भाई पावर के फॉर्मूले भी क्या क्या होते हैं, पावर का होता है VI, एक पावर का फॉर्मूला होता है I²R, और एक पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। अगर वो कह रहा है कि वोल्टेज सेम है, लिखाने की एट ए गिवन वोल्टेज, तो सेम वोल्टेज पर एक 100 वाट का एक 25 वाट का है। अगर वोल्टेज सेम हो तो बेटा पावर जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस का जो भी रेशियो होगा पावर का उसका उल्टा होगा। तो पावर का रेशियो कितना है, एक पावर 25 की है, 100 की, एक 25 की है, पहले 100 लिखा फिर 25, तो 25 चौका 100, तो पावर का जो रेशियो है अगर वो 4:1 है तो रेजिस्टेंस का रेशियो इसका उल्टा बनेगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा, 1:4। तो पावर 4:1 में है तो बनेगा 1:4। पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ध्यान रखना। अगर पेपर में कभी दो बल्ब की पावर दे दे और क्या है कि दोनों बल्ब को हम सेम वोल्टेज पे लगा रहे हैं, जितने वोल्टेज पे से लगा रहे हैं उतने वोल्टेज पे से लगा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का रेशियो, तो आप देखो वोल्टेज का जिक्र कर रहा है सेम और पावर का, तो वोल्टेज और पावर का जब जिक्र करेगा तो ये वाला फॉर्मूले पे लगा देंगे सीधे हम। अगर वो वोल्टेज, अगर वो पावर और करंट का जिक्र करे तो इस वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस का जिक्र किया ही नहीं है, वोल्टेज और करंट दोनों का जिक्र किया तो पावर का ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो पेपर में ध्यान रखना, अगर वोल्टेज सेम हो, अगर वोल्टेज सेम हो तो फिर पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेंगे, ऊपर नीचे व्युत्क्रमानुपाती बनेंगे। ये करना, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 16। करो भाई, सभी है। क्वेश्चन है हमारे सामने कि क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के रेटिंग वाले तीन बल्ब ABC 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब। ये कह रहा है कि एक बल्ब 40 वाट का है, एक 60 का, एक 100 वाट का है, इन तीनों को पैरेलल में लगाया 220 वोल्ट के साथ में, कौन सा ज्यादा चमकेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हमारे घर में जितने भी बल्ब, पंखे, टीवी, कूलर, फ्रिज, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो सब किस कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में। तो आप सभी को पता है, हमने पढ़ा रखा आपको क्लास में, जो बच्चा हमारे से पढ़ा कि घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, सारी की सारी चीजें पैरेलल में लगी होती हैं। यानी मेरे घर में जितने भी बल्ब, पंखे, टीवी, कूलर हैं सब कुछ होंगे पैरेलल में, समानांतर क्रम में। तो हमारे घर में अगर मैं एक 40 वाट का बल्ब लगाऊं, एक लगाऊं 100 वाट का, तो ज्यादा कौन सा चमकता है, 100 वाट का बल्ब। तो पैरेलल में क्या होता है कि ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी फेंकता है। तो पैरेलल में अगर पेपर में आए तो पैरेलल में बेटा याद रखना कि हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल में ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी फेंकेगा, तो आंसर होगा मेरा 100 वाट। लेकिन अगर यही आता है सीरीज में, श्रेणी क्रम में, तो याद रखना श्रेणी क्रम में कम वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी फेंकता है। तो पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा कि पैरेलल पूछ रहा है कि सीरीज पूछ रहा है, ठीक है। इसका पूरा है, फॉर्मूले से आ जाएगा ये। अभी के लिए हमें क्या याद रखना पेपर में, स्पीड बढ़ाने के लिए, कि अगर बहुत सारे बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, जिस बल्ब का वाट ज्यादा वाट का है वो ज्यादा रोशनी फेंकेगा, और सीरीज में इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17। इसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करने की कोशिश करना, ये भी हमने पहले करा रखा है, ये पेपर में आया हुआ भी है, तो ये भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 485 नहीं बेटा 484 है वो, 484, 22 का स्क्वायर। ये भाई साहब बच्चा पागल हो गया, ये 5वें पे अटका पड़ा है अभी तक। अरे 484 है, 485 थोड़े ना, ये 484 है वो। V का स्क्वायर देखो, रेजिस्टेंस होता है V²/P, तो V कितना है 220, तो 220 इंटू 220 करेंगे, और फिर ये P हमने पीछे सोल्व करवाया था ना, यहाँ पे देखो ये V कितना 220 इंटू 220 और P कितना है 10, तो सोल्व करेंगे तो 4840 आएगा। तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व कर रखा है ये चीज, तो इसलिए ऐसा कर दिया था वहां पे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 ही नहीं खत्म हो गया दे रहा है। कह रहा है कि 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोधक ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में सीरीज में लगाए, 8 ओम और 12 ओम के लगाए सीरीज में। कह रहा है कि यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभव पाते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप है, और I1 और I2 उनसे प्रभावित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 और I1/I2 क्रमशः क्या होंगे। पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो, देखो
8 ओम और 12 ओम आपने लगाए सीरीज में, अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो जो करंट इससे पास करेगी वही करंट इससे पास करेगी, यानी I1 I2 का रेशियो आएगा 1। तो I1 I2 का रेशियो 1 आना चाहिए, यानी कि दोनों तो मेरे आंसर नहीं है। भाई मुझे निकालना है V1/V2 और I1/I2, यानी पीछे वाला I1/I2 होगा। भाई अगर ये 8 और 12 ओम सीरीज में लगे हैं तो सीरीज में जो करंट इससे जाएगी वही अगले वाले से भी जाएगी। तो यानी कि ये 8 ओम का है, मेरे पास 12 ओम का है, ये सीरीज में लगे हैं, करंट तो दोनों से जाएगी सेम। और कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हमने? 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो कह रहा है कि इनके सिरे पर वोल्टेज कितनी होगी। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि सीरीज में करंट तो सेम रहती है लेकिन वोल्टेज क्या रहती है? अलग अलग। तो इसके सिरे पर वोल्टेज मान लो V1, इसके सिरे पर वोल्टेज V2। तो कल की क्लास में हमने बताया था कि सीरीज में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वही वोल्टेज का रेशियो होता है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है V/IR, सीरीज में करंट रहती है सेम, तो सीरीज में रेजिस्टेंस और वोल्टेज का रेशियो रहता है सेम। लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में करंट बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस करंट का रेशियो तो उल्टा होता है लेकिन रेजिस्टेंस वोल्टेज का रेशियो रहता है सेम। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस रेशियो में? 8 और 4, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12। रेजिस्टेंस का रेशियो 2-3 है तो वोल्टेज का रेशियो भी 2 और 3 का ही होगा, 2:3, यानी सी करेक्ट आंसर है इसका। अगर मुझे क्वेश्चन करना होता पेपर में तो मुझे पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं थी, मैं क्या देखता, अच्छा 8 और 12 जो है वो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो सीरीज में तो करंट सेम रहती है, तो I1 I2 तो हो गया 1, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो हट गए। अब सीरीज में जो रेजिस्टेंस का रेशियो मैं यही पढ़ लेता कंप्यूटर की स्क्रीन पे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही वोल्टेज का भी होगा, 2 और 3 का, तो सीधे सी ऑप्शन बट्टी का लगा देता। सीरीज में होता है कि जो रेजिस्टेंस, सीरीज में हमें क्या समझना है, जिसकी पावर कम वो ज्यादा चमकेगा, पैरेलल में ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकेगा। ठीक है। अरे मुझे एक चीज बताओ कि इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप स्क्रीन पे कर पा रहे कि नहीं कंप्यूटर की, कि 8 और 12 सीरीज में है तो करंट का रेशियो, तो सीरीज में जो करंट इससे जाएगी वही इससे जाएगी। अगर इससे जाएगी 5 ओम 5 एम्पियर तो इससे भी 5 एम्पियर जाएगी, इससे 12 जाएगी तो इससे भी 12 जाएगी। अब वो इनसे 5-5 एम्पियर की करंट जाएगी कि 12-12 की जाएगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा आप कितनी भयंकर वाली बैटरी लगा रहे हैं, या इनका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा करंट निकल रही होगी बैटरी से, वो अलग चीज है। पर सीरीज में जो करंट पहले से वही दूसरे से, तो करंट का रेशियो सेम हो गया, रेजिस्टेंस का 2-3 है तो वोल्टेज भी 2-3 में ही होंगी। एक बच्चा बड़ा परेशान है भाई, गोलू प्रजापति सर जी टेक्नीशियन में साइंस में ट्रेड का भी आता है क्या? ट्रेड का भी आता है क्या? भाई वो आप नोटिफिकेशन पढ़ना, नोटिफिकेशन में लिखा होगा। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला करो, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, 1 घंटा, अरे घंटा हो गया है, चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। समान मोटाई क्रमशः, आज तो मुझे टाइम नहीं पता चला भाई आज तो, समान मोटाई एवं क्रमशः L और 5L लंबाई वाले 2 तार A और B पर विचार कीजिए। यदि A और B के प्रतिरोध 1 ओम और 2.5 ओम है तो A की प्रतिरोधकता और B की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछ रहा है। तो बेटा जब रेजिस्टेंस दे रखा हो और रेजिस्टिविटी, तो फॉर्मूला होता है ये R = ρL/A, तो रो क्या हो जाएगा RA/L के बराबर हो जाएगा। ठीक है। हमें रेजिस्टिविटी का रेशियो चाहिए, तो इनकी मोटाई है सेम, यानी कि मोटाई सेम है तो यानी कि एरिया तो सेम हो गया। और अब हमारे पास जो रेजिस्टिविटी का हम रेशियो निकालेंगे, ρ1/ρ2 किसके बराबर आएगा, ये रो और आर तो एक ही लाइन में है, यानी यहाँ जाएगा R1/R2, ये L है नीचे, यानी कि अगर ρ1 ऊपर लिखा तो L1 नीचे आना चाहिए, यानी यहाँ पे आएगा L2/L1। क्यों? क्योंकि L लिखा है नीचे, ये लिखा ऊपर, तो ये ऊपर नीचे है ना, तो यहाँ पे ρ1/ρ2 आएगा L2/L1, लेकिन ये दोनों सेम यूज में है। तो R1/R2 का रेशियो कितना, इसका रेजिस्टेंस 1, इसका है 2.5, L2/L1, तो ये L, ये 5L, तो 5L ऊपर आएगा और L आएगा नीचे, तो L से L कट गया, 2.5 से 5 को कट करेंगे तो 2 आएगा, तो रेजिस्टिविटी का रेशियो आ जाएगा 2:1, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो एक बार आप बताएंगे भाई कि आज की क्लास जो है वो कैसी रही, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने आपका टाइम खराब कर दिया हो, डेटा खराब कर दिया हो। 1 घंटे में आप बहुत सारी रील देख सकते थे, है ना, बहुत सारे लोग नाच रहे गा रहे हैं छत पे खड़े हो गए, इसके अलावा और भी बढ़िया बढ़िया मनोरंजक चीज़ें आप देख सकते थे। तो आपका कहीं कीमती समय और डेटा हमने ख़राब तो नहीं कर दिया है, या कुछ सीखने को मिला है, तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। और एक चीज़, अगर आपको अपने कुछ भी क्वेश्चन देने हो, ये हमने कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में भी एक क्लास और ले लें हम इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाएंगे, अंकुर सर फिजिक्स लिखेंगे,
बिना स्पेस दिए 3-4 चैनल खुल जाएंगे। तो जिस चैनल में 32,000 के आसपास बच्चे हैं उसे ज्वाइन करना, और कमेंट में आप फोटो खींच खींच कर डाल देना जिस भी बुक का आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो जो भी क्वेश्चन हमें अच्छे लगेंगे उसे नेक्स्ट क्लास के अंदर काउंट मतलब ऐड कर लेंगे हम, और फिर आपको करा देंगे, ठीक है। तो ये आपको हमारी तरफ से एक सुविधा है। आज की क्लास में भी देखे होंगे बहुत सारे बच्चों ने कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ लिए, और ज्यादातर क्वेश्चन वो लिए जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाले थे। तो आगे भी हम हर चैप्टर में यही करेंगे कि जो भी चैप्टर आता रहेगा उसके जो भी डाउट होंगे आपके ताकि सोल्व करते रहें। तो ऑनलाइन में भी हम ऑफलाइन का फील लें, ठीक है। सही तरीका मिनिमम एक्यूरेसी मैक्सिमम का। देखो एक बच्चा कह रहा है कि टेस्ट का देखो तरीका क्या होता है। हम टेस्ट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आपने एक टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन थे और आपने उसमें 70 सही कर दिए, 30 आपके गलत हो गया। हम देखते अच्छा ये ठीक हो गया। आप ये सोचोगे जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो जो क्वेश्चन आप सही कर रहे हो उसमें तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया, वो तो आप सही करते ही, वो तो आपको आता ही था। लेकिन जो 30 नहीं हुए आपको उस पर काम करना है। जो सही हो गया उसको देखो ही मत, ठीक है तो सही है तो मुझे आती ही है। तो आप देखो कि जो मेरे से गलत हो रहे हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं। जब मैं पेपर दे रहा था तब मैं सोच क्या रहा था और आंसर क्या है, उस चीज को पकड़ने की कोशिश करनी है आपको। तो टेस्ट 1 घंटे का है तो उसके बाद 1.5 घंटा उस 3 क्वेश्चन पे काम करो। जब 4-5 टेस्ट दे लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इस तरह के क्वेश्चन में फंस रहा हूं। फिर आप उसी के दोबारा से अपना थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे, या मैथ है तो उसी के न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसी के ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो तरीका होता है टेस्ट देने के बाद सही क्वेश्चन को छोड़ दो, वो टाइम वेस्ट था आपका, वो पेपर में तो आते आप वैसे भी टिक लगा देते। हमें किस पे काम करना है, जो क्वेश्चन हमारे से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो आज का टाइम ऐसे चला गया, बहुत स्पीड से निकला, मजा आया आपके साथ में हमें भी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।